स्टॉप ट्रीटिंग अप्रूवल लाइक ऑक्सीजन, सेल्फ डिस्कवरी वर्सेस सोशल कंडीशनिंग। एक रूसो नाम के आपको हिस्टोरियन, पॉलिटिशियन, राइटर मिलेंगे, तो उनका बोलना था कि जो ह्यूमन बीइंग है ना, जब उसका बचपन में मतलब जन्म होता है, जब वो इन्फांट होता है, तो वो इक्वली बॉर्न होता है, वो चाहे से लड़का हो या फिर लड़की हो। फिर सोसाइटी का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ना शुरू होता है, मतलब सोसाइटी आपकी कंडीशनिंग करती है कि क्या सही है क्या गलत है। ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये विमेन के फेवर में लिखा है। रीजन बिहाइंड जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2026 को ईयर डेजिग्नेट करा है, वो भी विमेन के ऊपर है, स्पेशली विमेन फार्मर। पर यहां से याद रख लेना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये हर साल ईयर का कुछ ना कुछ टाइटल रखता है कि इस साल हम किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे 2025 था, इसको बोला गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स, कोऑपरेटिव, क्वांटम टेक, तो वो तीनों के ऊपर ज्यादा फोकस करना था। तभी तो ग्लेशियर के ऊपर इतना ध्यान जा रहा था कि कौन सा ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है, क्या इसके क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो वैसे ही 2026 का जो आप टाइटल देखोगे वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। नंबर वन, रेंजलैंड और पेस्टोरलिस्ट, कहीं ना कहीं फार्मर ओरिएंटेड आपको मिलेगा, जमीन से रिलेटेड मिलेगा। दूसरा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो 17 गोल्स आपने देखे थे, इस बार इनको भी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती हुई दिखेगी आपको। आफ्टर दैट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन फार्मर, तो जो फार्मर में, एग्रीकल्चर में फीमेल्स इन्वॉल्व हैं, उनसे रिलेटेड भी आपको इस साल बहुत सारे आर्टिकल्स मिलने वाले हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये वाला जो क्वेश्चन था ना 26 का, एक टेंटेटिव सी लिस्ट दे दी जाती है यूएनजीए के थ्रू पहले ही कि कौन सा ईयर क्या डेजिग्नेट करा जाएगा। ये वाला सवाल आपके एचपी के पेपर में पूछा हुआ था, हिमाचल प्रदेश का जो एचएएस का पेपर होता है उसमें ये पूछ लिया था कि 26 का जो ईयर है वो क्या डेजिग्नेट करा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो भी ईयर को डेजिग्नेशन देता है। तो याद रखना इस बार तीन चीजों पे बेस्ड है, जो कि कहीं ना कहीं दो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और जो तीसरा है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। 2015 में आपने एसडीजीज उठाए थे, उसके बाद 2030 में इसकी डेडलाइन है कि जितने भी ये 17 गोल्स हैं उनको हमने अचीव करना है बाय द एंड ऑफ 2030। अब जो नए स्टूडेंट्स हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर प्री में क्वेश्चन आता है, मेंस में भी क्वेश्चन आता है, तो आपको ये पता होने चाहिए 1 से लेके 17 तक। सारे याद करने मत बैठना, सिर्फ 2 करने हैं पर डे के, जो मैं हर एक स्टूडेंट को बोलती हूँ। जैसे फर्स्ट पे नो पॉवर्टी, पहले गरीबी को खत्म करना है, देन एसडीजी नंबर 2 जीरो हंगर। तो ये जो दो दो हैं यही करने आपने, पर डे भी 2 2 करोगे याद तो 1 महीने के अंदर आपको सारे याद हो जाएंगे। अब आर्टिकल के ऊपर आते हैं। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग के बारे में यहाँ पे बात करी गई कि जब ह्यूमन का जन्म होता है तो वो फ्री होता है, सोशल नॉर्म से पूरा फ्री होता है, उसको नहीं है पता सोसाइटी क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है, एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं होती बच्चे की। बच्चा जो होता है जब उसका मन करेगा वो रोएगा, जब मन करेगा वो हंसेगा, तो मतलब फ्री है पूरा। जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स हो रखे हैं, जो एक्सपेक्टेशन है आपको लेके सोसाइटी की, आपके घर वालों की, वो उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करती हैं। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स लिखे थे शुरू में, जैसे अप्रूवल लाइक ऑक्सीजन। आज के टाइम पे सभी को एक आदत पड़ी है अप्रूवल की। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन की बात नहीं करी जा रही, प्रोटोकॉल्स की बात नहीं करी जा रही, यहाँ पे एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात करी जा रही है। और जीएस पेपर 1 में आपकी इश्यूज रिलेटेड टू इंडियन सोसाइटी, जिसमें विमेन एम्पावरमेंट का भी एक आर्टिकल आता है, तो वहां से इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक, अब थोड़ा इसको समझने की ट्राई करना। कुछ चीजें आपने अपने आसपास भी देखी होंगी। अगर मेल्स की बात करी जाए, जो रूसो की स्टेटमेंट मैंने आपको बताई कि उन्होंने बोला था ह्यूमन फ्री बॉर्न होता है, पर बाद में उसके जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं वो एंटर इन करने शुरू होते हैं। सोसाइटी नज करती है कि ये सही है ये गलत है, 4 लोग क्या बोलेंगे, वो बात की नजिंग होती है। जब वो थोड़ा बड़ा होने लगता है, टीनेजर की तरफ आता है, एडल्ट टाइम पे तो ज्यादा ही वो चीजें हावी उसके ऊपर होने लगती हैं। आफ्टर दैट उसके अपने बच्चे होते हैं तो वो भी उसी चेन के अंदर एनसर्कल हो जाता है। वो बोलता है कि ये इनहेरिटेंस में मिली हैं चीजें, हमने भी अपनी जनरेशन को यही चीज समझानी है। अब यहाँ पे आ गया सोशल कंडीशनिंग, जो सोसाइटी कंडीशनिंग कर रही है। एक लिखा है सेल्फ डिस्कवरी। क्या है सेल्फ डिस्कवरी? जब आपको पता लग जाता है कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए। जैसे आजकल वेब सीरीज भी आती हैं बड़ी सारी, जो फेमिनिज्म को हाईलाइट करती हैं। पहले एक्सट्रीम फेमिनिस्ट अप्रोच दिखाएंगी, मतलब फीमेल को लगेगा इंडिपेंडेंट ही रहना है, पार्टनर नहीं चाहिए, पर बाय द एंड ऑफ वेब सीरीज आपको समझ आ जाता है कि नहीं, फेमिनिज्म जो रियलिटी में है वो जेंडर इक्वालिटी को लेके है। वहां पे मेल हो, फीमेल हो, या बाकी जो कम्युनिटीज हैं जो भी है, उनको इक्वली ट्रीट करा जाए, दैट इज रियल फेमिनिज्म। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल है ये फीमेल स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें हैं जो फीमेल की लाइफ को एक हर्डल की तरह देखी जाती हैं। कई बार फीमेल की भी अपनी लाइफ होती है, जब शादी हो जाती है वो पूरा डेजिग्नेशन अपनी फैमिली को दे देती है।
लड़का और लड़की अगर एज ग्रुप उनका सेम सा होगा, फॉर एग्जाम्पल एक भी 14 साल का है लड़का और लड़की भी 14 साल की है, लड़का अगर फाइट करता है तो उसको बोल दिया जाता है बच्चा है छोड़ दो, लड़की अगर करे तो उसको बदतमीज का टाइटल दे दिया जाता है। तो मतलब यहाँ पे सोसाइटल कंडीशनिंग आपको दिखेगी, वो जो अपनी एक आइडेंटिटी है वो मिसिंग होती हुई दिखेगी। और जिसको अवेकनिंग हो जाती है लड़की को, उसको रूड का एक डेजिग्नेशन मिल जाता है, ये बड़ा ही एटीट्यूड है इस लड़की में, तो क्या होता है सेल्फ डिपेंडेंट। आजकल जैसे आपने सुना होगा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के पीछे लड़कियां भी भाग रही हैं, क्यों भाई, वो कटोरे वाली अप्रोच है। जो फीमेल्स हैं शादी कर ली, फिर उसके बाद पैसा जो है वो एक ही इंसान की तरफ देखना पड़ता है कि अब पैसे दे दे, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बस इतनी सी है कि पैसे के लिए ना देखना पड़े। उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो लड़की है वो बड़ी ही ज्यादा रूड है। तो ये सारी चीजें इस आर्टिकल के अंदर दे रखी हैं। सिंस 2026 पूरा डेजिग्नेट करा गया है विमेन को लेके, तो यहाँ पे आपको मेंस में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कुछ फैक्टर्स है जो आप अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हो। लिबरेशन, जब आपने टैरिफ्स वाला आर्टिकल पढ़ा था तो एस जयशंकर साहब ने बोला था कि यूएस का भी लिबरेशन डे है और हमारा भी लिबरेशन डे हो चुका है। दो दो डबल टैरिफ्स उस टाइम पे हमारे ऊपर लग रखे थे। यहाँ पे जब फीमेल को लेके आप लिबरेशन की बात करोगे तो वो कैसी लिबरेशन होगी? नो, फीमेल स्पेसिफिक। यहाँ पे ऑथेंटिसिटी की बात होगी। अब फीमेल को पता है उसको एक्चुअल में क्या चाहिए। जिसका तो टारगेट था कि कोई चक्कर नहीं, शादी कर लेंगे, लड़के की जो लाइफ है वो वेल सेटल्ड है, वो उनकी अप्रोच है। मतलब उतनी ऑथेंटिसिटी थी उनकी खुद के साथ कि मुझे बस इतना सही चाहिए था। यहाँ पे उनकी बात करी जाएगी जो थोड़ा आगे जाना चाहते हैं, जो थोड़ा इंडिपेंडेंस की तरफ अपने को फील करना चाहते हैं, जिनको लग रहा है कि जो जिस लाइफ में मैं सफर कर रही हूँ इस टाइम पे वो शायद मेरे लिए नहीं बना था, वो धक्के से हो गया था, सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से हो गया था। तो उन इश्यूज को यहाँ पे हाईलाइट करा हुआ है। जैसे इनहेरिटेड रोल्स एंड इंटरनलाइज्ड एक्सपेक्टेशन, पहली जो हेडिंग बनेगी आपकी इनहेरिटेड। अब इनहेरिटेड तो आपका जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है, मतलब जो स्पर्म एंड ओवम का मिलन हुआ वहां से बच्चा फॉर्म हुआ, वो मेल था या फीमेल था, तो उसमें आपके इनहेरिटेड कैरेक्टर्स आ रहे थे। ये जो इनहेरिटेड रोल्स हैं ये एक जनरेशन ने दूसरी जनरेशन को बताए होते हैं। अब जैसे पहले मिलेनियल्स थे, आज के टाइम पे आप जेनजी का प्रोटेस्ट सुनते हो, उसके बाद अल्फा आ रहे हैं, एक्स आ रहे हैं, वाई आ रहे हैं, मल्टीपल जनरेशन आ रही हैं, जो सोसाइटी के अंदर चीजें चेंज हो रही हैं। जेन जी क्वेश्चन मार्क कर रहा है अपनी पिछली जनरेशन को, वो बोलता है कि आपने अपने पेरेंट्स की सुनी, अब आप चाहते हो कि हम भी अपने पेरेंट्स की सुने। तो वो जो इनहेरिटेड रोल्स है एक जनरेशन दूसरी को देती है और दूसरी तीसरी के ऊपर थोपना चाहती है। वो जो सही था एक जनरेशन के लिए गलत था, वो एक जनरेशन को बताई जाती है, वो अगली जनरेशन को बताना चाहती है। और यहाँ पे आता है फिर क्वेश्चन मार्क। जब ये वाली जो जनरेशन होगी ये इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रेस करता है, तो उसको फिर स्पेशली अगर वो फीमेल होगी तो उसके ऊपर रूड का, बदतमीज का, ये सारे टाइटल्स लगने शुरू हो जाते हैं। कईयों को शायद ये सही भी लगे आर्टिकल, कईयों को ना भी लगे, पर अगर फीमेल के पर्सपेक्टिव से इसे देखा जाए आपको सही लगेगा कि होती हैं ऐसी सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स। उसके बाद असाइंड आइडेंटिटीज, जो विमेन होती है, फीमेल होती है, उसको माना जाता है ये सेंसिबल होनी चाहिए, शांत नेचर की होनी चाहिए, देन नॉन कन्फ्रंटेशनल होनी चाहिए, लड़ाई को अवॉइड करने वाली होनी चाहिए। सेम ये मियाँ बीबी में भी होता है, जब लड़ाई हो जाती है तो फीमेल की मदर भी यही बोलती है उसको कि तू चुप हो जा, एक चुप सौ सुख। मतलब वो जो एक चुप सौ सुख वाला ईडियम है वो सिर्फ फीमेल्स के ऊपर ही लगता है कहीं ना कहीं। सबकी में बात कर रही है अगेन, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली हम इसको देख रहे हैं जो मेजोरिटी सेक्शन में होता है। कईयों में बड़ी रिस्पेक्ट होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, पर ये जो नोशन है ये फीमेल के साथ जोड़ दिए जाते हैं। आफ्टर दैट अप्रूवल एज ऑक्सीजन। अप्रूवल एज ऑक्सीजन, जैसे एक परफ्यूम है, परफ्यूम लगाया लड़की ने और उसको वो शायद उतना पसंद नहीं आया, पर उसके जो आसपास के लोग थे, फ्रेंड्स थे, फैमिली मेंबर थे, उन्होंने बोल दिया कि ये परफ्यूम बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है। उस लड़की को नहीं पसंद आया था, पर आसपास के लोगों ने इतनी तारीफ कर दी उस परफ्यूम की कि उसने लगाना ही शुरू कर दिया। खुद डिस्कम्फर्ट में रह लेगी, पर साइड वाले लोगों को चीज पसंद आ रही थी, अप्रूवल मिल गया बाकियों से, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ये मेरे लिए सही है। और भी चीजें होती हैं, जैसे रिश्ता आता है, जब सोसाइटी बोलना शुरू कर देती है बहुत ही अच्छा लड़का है, क्योंकि शादी के बाद वो आने नहीं है, जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो उस टाइम पे कोई नहीं दिखेगा आपको। पर उन्होंने क्या किया, ऐसा नॉर्म बिठा दिया कि यही लड़का तेरे लिए सही है। मतलब वहां पे ये नहीं है कि लड़का शायद सही भी होगा, वो डाउट नहीं है, पर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अप्रूवल एज ऑक्सीजन। अप्रूवल जब सोसाइटी से मिल जा रहा है वो चीज आपको सही लगने लग रही है। ये चीज, ये नोशन भी डेवलप हुआ है विद इन दीज जनरेशन। आफ्टर दैट इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है जहां पे आप एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए उसे इनहेरिट कर लेते हो। आपको लगता है कि ये जो चीजें बोल रहे हैं, सारे ही बोल रहे हैं तो सारे ठीक ही बोल रहे होंगे, फिर बोलते हैं कि आपको कुछ अलग करना है तो अलग चलना पड़ेगा भीड़ से। तो जो इंट्रोजेक्शन है ये साइकोलॉजिकली अटैच्ड है। तो मतलब यहाँ पे
जब बहुत सारे लोग आपको एक ही चीज बोलेंगे, आपको वो सही लगने लग जाएगी कि ये ही सही बोल रहे हैं। जैसे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, जैसे आपको बोला मैंने कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, वो नेगेटिव अप्रोच है कहीं ना कहीं। तो पॉजिटिव वाला जो मैंने बोल दिया ये चीज, पर बाकी बोलेंगे नहीं यार ओवर थिंकिंग तो नेचुरल है, ये हो ही जाती है। अब सारे लोग ऐसे बोलने लग गए आपको कि ओवर थिंकिंग नेचुरल होती है। वो नेचुरल नहीं है, वो हमने खुद ही डेवलप करी होती है। माइंड के अंदर एक ही थॉट को बार बार रिवॉल्व कर रहे हैं, उससे बेटर तो रिवीजन कर लिया होता, उससे बेटर तो क्लास में लेक्चर ध्यान से सुन लिया होता। उतनी ओवर थिंकिंग अगर ठीक होती, वो भी तो नेचुरल है, फिर रिवीजन भी तो नेचुरल हो सकता है, वो बार बार चीजें आपके माइंड में रिवॉल्व कर सकती है। तो इंट्रोजेक्शन एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है। और कैसा? डिफेंस वाला, क्योंकि सोसाइटी ने बोला, सभी ने बोला, तो वो सही था। फिर बाद में जब कुछ गड़बड़ होती है तो क्या बोल दिया जाता है कि आपकी भी तो चॉइस थी, उस टाइम पे आपकी चॉइस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। तो जो इंट्रोजेक्शन है, ये साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि सभी ने बोला था, इसलिए मैंने ये चीज करी। आपने तैयारी कितने हैं यहाँ पे जो सोसाइटी के प्रेशर में कर रहे हैं? सबका अपना ही डिसीजन है, बस ठीक है, तो फिर पढ़ना भी खुद ही पड़ेगा ना सारा, तो कोई आपको वहां पे मोटिवेट करने के लिए नहीं आएगा आपके घर से भी, क्योंकि आपका अपना डिसीजन है। पर जिसने सोसाइटी के प्रेशर में लिया होता है, सोचो सोसाइटी प्रेशर ही डालना बंद कर दे, आपकी मोटिवेशन तो बैक एंड पे वैसे ही खत्म हो जाएगी। दैट इज इंट्रोजेक्शन, मतलब सबने बोला इसलिए आपको भी वो सही लगा, आपके अंदर से भी वो आवाज सही ही आने लगी, जो आपको पहले शायद गलत भी लग रहा था। देन रूसो का जो मैंने आपको बताया, एथिक्स का जो पेपर होता है ना, एथिक्स, जिसने यूपीएससी का पेपर देना है, ये जीएस पेपर 4 में आता है। वहां पे ऐसी स्टेटमेंट्स आपको यूज करनी पड़ती हैं। हिस्टोरियन हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, राइटर्स हो गए, सोशलिस्ट हो गए, जो भी चीजें हैं, सोशियोलॉजिस्ट हो गए, उन सबके जो थॉट्स होते हैं उनके बारे में आपको लिखना पड़ता है। अब जहां पे ये सारे फॉर्म्स आएंगी, जहां पे ह्यूमन बीइंग को कंपेयर करा जाएगा सोशल नॉर्म के साथ, और दूसरा उसको देखा जाएगा कि वो इंडिविजुअली क्या है, वहां पे आप रूसो का ये थॉट मेंशन कर सकते हो कि जो ह्यूमन बीइंग था इनिशियली जब वो पैदा हुआ था, वो इंडिपेंडेंट ही था, उसके ऊपर कोई सोसाइटी के नॉर्म्स नहीं थे। तो वहां पे आप इसको कोट कर सकते हो। एग्जाम्पल, परफ्यूम का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, उसको शायद नहीं था पसंद लगाने वाले को, पर साइड वालों ने बोल दिया बहुत ही बढ़िया है कि कर ले इसको अडॉप्ट। सेम कपड़ों के केस में आपको नहीं थी शायद वो ड्रेस पसंद, पर साइड वालों ने बोला कि नहीं बहुत अच्छी लग रही है, तो आपने अप्रूवल दे दिया। मतलब वहां पे वो जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी, आपकी जो अपनी तसल्ली थी, वो इग्नोर कर दी जा रही है। उसके बाद करियर की चॉइस, ये देखो, अब यहाँ पे टीचिंग की और दूसरी नर्सिंग की। जब भी आप अपने 11th-12th क्लास में होते हो, बहुत सारी गर्ल्स कॉमर्स बैकग्राउंड से भी नर्सिंग के लिए बाद में जाती हैं, क्योंकि उनको भी ये नोशन बिठा दिया जाता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आपको शायद रात रात तक जॉब करनी पड़े, पर जो टीचिंग का और नर्सिंग का रहेगा, नर्सिंग में भी तो होता है, इसमें भी तो शिफ्ट्स लगती हैं, पर नर्सिंग जो है अच्छा करियर मान लिया जाता है फीमेल्स को लेके। डॉक्टर्स का नहीं माना जाता फीमेल्स को लेके, क्यों नहीं माना जाता? कि बड़े लॉन्ग लास्टिंग आवर्स होते हैं। जैसे एक बार मेरा एक कजिन है, वो फ्लाइट से आ रहा था, तो उसके साथ एक डॉक्टर बैठा हुआ था, तो उसने बोला 32 आवर्स में, मतलब कॉन्टिन्यूटी में ऐसे सर्जरीज कंडक्ट कर रहा था, तो उसकी आंखें भी स्वलन हो चुकी थी। तो उसने बता दिया घर पे आगे कि डॉक्टर्स की हालत ऐसी होती है। तो वो नोशन बन गया सोसाइटी में कि जो डॉक्टर्स की लाइफ है वो अच्छी नहीं है, शायद लड़के उसको टॉलरेट कर लेंगे, लड़कियों के लिए वो टॉलरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लड़कियों को फैमिली भी देखनी है, और जो डॉक्टर्स की लाइफ होती है वो हॉस्पिटल के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। तो मतलब वो सोसाइटी के अंदर नॉर्म जनरेट हो जाता है, किसी एक ने बोल दिया, उसकी चलती नहीं होता है, बिजी लाइफ होती है, पर टाइम खुद निकालना पड़ता है हर चीज के लिए। अब तो टाइम की भी टाइमिंग्स भी प्रॉपर कर दी गई हैं कि इतनी आवर्स की अगर सर्जरी कर रखी है, उसके बाद आपको ब्रेक भी मिलेगा। पायलट्स के लिए किया था जैसे कि स्लीपिंग आवर्स भी इंपॉर्टेंट है अगर आपको सर्जरी कंडक्ट करनी है। तो मतलब यहाँ पे गर्ल्स की सेफ्टी की बात करी जा रही है। फिर एक क्वेश्चन मार्क उठता है, आप संडे को ना एक एडिटोरियल वाले पेज के ऊपर इस कॉर्नर पे देखना, एक मतलब ये हर बार आता है संडे को, यहाँ पे बॉयज को कैसे अब ब्रिंग करा जाए, वो फैमिलीज को लेके आता है कि लड़कों को किस चीज में हमें ट्रेन करने की जरूरत है, उसको लेके आता है। तो यहाँ पे बड़ी ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट बोली थी उन्होंने कि बार बार बोला जाता है लड़कियों को कि सेफली बाहर निकलना, मतलब रात को बाहर मत जाना, नहीं तो रेप के केसेस आपको पता ही है कितने आते हैं। पर लड़कों को बोला जाता है दोस्त भी हैं साथ में, पूछा भी नहीं जाता कई बार, तो कहीं इतना पूछ लेते हैं कि चल दोस्त है, बथेरे हैं साथ में, मजे करेंगे। बाद में चाहे वो उड़ा रहे हैं, एक्सीडेंट कर रहे हैं, किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, वो क्वेश्चन मार्क नहीं वहां पे उठता। तो यहाँ पे बोला कि लड़कों की जो साइकोलॉजी है वो बचपन से वैसी बन जाती है कि ये ठीक है, लड़कियों को सेफ्टी नॉर्म्स यहाँ पे अडॉप्ट करने चाहिए, क्योंकि जो वायलेशन होती है कहीं ना कहीं फीमेल के राइट्स की होती है। फिर लड़के आ जाते हैं कि लॉ के अंदर हमारी तो कहीं जगह ही नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि अपब्रिंगिंग ही वैसे हुई है। तभी आपको ज्यादातर जो लॉज होते हैं वो फीमेल के फेवर में दिखते हैं। पर वहां पे वर्ड क्या यूज करा जाता है? ही। अब ये जो ही है ये जेंडर न्यूट्रल होता है। पढ़ा था ना एक बार आपने कि जो प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस यूज करे जाते हैं लॉ की बुक के अंदर, वो जेंडर न्यूट्रल ही होते हैं, वो सभी के लिए लगाए जाते हैं। फिर यहाँ पे भी अगली कम्युनिटी आ जाती है, LGBTQIA,
वो बोलते हम तो यहाँ पे लाए नहीं करते, हमारे लिए भी लॉज लेके आओ। तो फिर बड़े सारे वायलेंस वहां से भी आते हैं। खैर ये फीमेल को लेके था। वॉशरूम की अगर बात कर लें, सिर्फ 2 टाइप के वॉशरूम होते हैं, वन इज मेल, दूसरा होता है फीमेल। कम्युनिटी बोले हमारे लिए भी अलग से वॉशरूम लेके आओ। पर अभी तो हम इसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं जो पास से चलती आ रही है, जो फीमेल्स ओरिएंटेड है। देन रीजंस क्या है इंट्रोजेक्शन के? तो एक तो इवोल्यूशनरी इंसाइट है। आजकल ना वाइब ट्राइब भी आपने सुना होगा, आप भी हो उसके मेंबर? नहीं, वाइब ट्राइब, हमारी वाइब्स मैच करती हैं इसलिए हमारी ट्राइब बन रखी है। सुना है इसके बारे में? नहीं, आपकी जनरेशन में नहीं है ये। आजकल चल रहा है ये फैशन में कि कुछ फ्रेंड्स का सर्कल होगा, उनको लगेगा कि यार इसके साथ तो वाइब्स मैच करती हैं। कल जैसे एक लड़का गया मार्केट से, वो क्या बोल रहा था, यार ये सही है कि घर पे झूठ बोल दो। मतलब वो वैसे जा रहा था तो बोलता कि घर पे झूठ मार दो कि काम कर रहे जाए फिर सड़क के किनारे पड़े। मतलब ये क्या था उसको, वो ऐसे लग रहा है कि मैं बड़ा फ्लॉन्ट कर रहा हूँ, मैं कूल लग रहा हूँ अपने फ्रेंड, और उसके फ्रेंड उसको एनकरेज कर रहे हैं कि यार भाई तेरा सही है, तू तो झूठ बोल के आ जाता है, तेरे को पैसे भी मिल जाते। मैं ये देख रही थी कि कर क्या रहे हैं तो तीनों भाई, तीनों एक से नमूने। वो क्या बोल रहे हैं कि हमारी वाइब्स मैच कर रही है, हम कूल लग रहे हैं ये बोल के कि घर पे झूठ मारा है, और चाहे सड़क में, सड़क के साइड में बैठे हैं। कौन होते हैं सड़क के साइड में बैठे हुए? बाद में वही होएगा ना फिर, जब पता लगेगा एक दिन कि आप क्या कर रहे हो। मतलब इसमें वाइब ट्राइब क्या थी, यही है वाइब ट्राइब। कुछ नहीं, बस वो कूल लग रहे हैं तीनों एक, मतलब तीनों को आपस में, और उन्होंने बना ली वाइब ट्राइब। वैसे ट्राइब का कॉन्सेप्ट पास से आता है। पहले ट्राइबल्स हुआ करते थे, आज भी हैं ट्राइबल, बड़े सारे ट्राइबल एरियाज इंडिया के अंदर भी आपको मिलते हैं। जब आप सोसाइटी पढ़ोगे ना तो 3 पार्ट्स आएंगे। एक आएगा ट्राइब, एक आएगा विलेज या फिर रूरल एरिया भी बोलेंगे, और तीसरा आएगा अर्बन, जो सबसे ज्यादा डेवलप होगा। यहाँ पे आप देखोगे कि जो लोग होंगे वो फॉरेस्ट एरिया में रहना प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनका मानना है जल जंगल जमीन, कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो सारी की सारी वाटर के ऊपर है, फॉरेस्ट के ऊपर है, और वहां का जो लैंड एरिया है। ब्रिटिशर्स आए, सबसे पहले इन्हीं को इम्पैक्ट करने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स भी प्रेजेंट थे, मिनरल को बेच के कितना पैसा कमाया जा सकता है। देन उसके बाद यहाँ पे एक ट्रांजिशन जोन आएगी जहां पे आपको मिक्सचर सा मिलेगा कल्चर। फिर आप पहुंचोगे रूरल एरियाज के अंदर, यहाँ पे प्रॉपर सेटलमेंट्स होंगी, विलेजेस आपको मिल जाएंगे। अर्बन से कम डेवलप होगा, ट्राइबल से ज्यादा डेवलप होगा। फिर आप फिर से ट्रांजिशन से एरिया में पहुंचोगे जहां पे आपको टाउन्स वगैरह दिखने शुरू होंगे। फिर आप चले जाओगे सबसे एडवांस्ड एरिया में, दैट इज अर्बन एरिया। यहाँ पे आपको ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। बड़े सारे रूरल एरिया जो होंगे वो माइग्रेट भी करेंगे टुवर्ड अर्बन एरियाज। अब ये जो शब्द है ना ट्राइब, ये पुराने एरिया से भी कंपेयर कर दिया जाता है कई बार, कि पहले भी लोग एक साथ ही रहा करते थे, कोऑपरेशन में रहा करते थे। पर भाई पेलियोलिथिक पीरियड में आप क्या पढ़ते हो, हंटिंग, हंटिंग करनी पड़ती थी। तो जानवर का साइज बड़ा होता था तो अटैक करने के लिए 5-6 लोग चाहिए चाहिए होते थे। मीट वो काफी दिनों तक चल पड़ता था, तो कोऑपरेशन उस टाइम पे वो क्या थी, वो इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको जिंदा रहना है आपको कोऑपरेशन में ही रहना पड़ेगा। पर जैसे जैसे टाइम बीता, अब थोड़ी हंटिंग ही कर रहे हैं सारे, अब आप एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हुए, आपके पास अपना खाने पीने का सामान होता है, नहीं है तो आप परचेज कर सकते हो। उसके अलावा ये सेक्शन आज भी फ्लरिश कर रहा है। पर यहाँ पे बोला गया कि ये जो एवोल्यूशनरी आप ट्राइब के साथ खुद को कंपेयर करना शुरू करते हो, सोसाइटी है स्पेशली, कि पहले ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली का ज्यादा कॉन्सेप्ट आ गया। न्यूक्लियर के भी बियॉन्ड जाओगे तो इंडिविजुअल, ज्वाइंट फैमिली मतलब दादू दादी, आपके पापा, आपके ताया चाचा चाची सारे इकट्ठे रह रहे थे एक फैमिली के अंदर। एक ही फैमिली में 30 मेंबर भी आपको मिल जाएंगे, कई एरियाज में आज भी ज्वाइंट फैमिलीज मिलेंगी आपको। देन आई न्यूक्लियर फैमिली, मतलब सारे अलग अलग हो जाएंगे, जो भी यहाँ पे बोला गया, दैट इज न्यूक्लियर फैमिली। एक आया इंडिविजुअल, कि मैंने तो सिंगल ही रहना है, कोई फैमिली ही नहीं चाहिए, तो मतलब सेग्रीगेशन हो रखी है। तो बार बार सोसाइटी एक नॉर्म इसके साथ भी कंपेयर करती है कि पहले जो कोऑपरेशन थी पहले भी तो होती थी, आज में क्या दिक्कत है। आज कहीं ना कहीं अब जैसे मेल्स होते हैं, मेल्स को बोला जाता है कि वैसे तो वो चेन फ्री हैं, मतलब उनको किसी ने नहीं जकड़ के रखा हुआ। पर जो लड़ाइयां होती हैं मेजोरिटी आपने सुनी होगी सास की वजह से हुआ करती थी, तो मतलब वहां पे भी इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट फीमेल्स की जब हुई तो मेल्स भी जकड़े हुए थे, ऐसा नहीं था कि मेल्स नहीं जकड़े थे। पर एट्रोसिटी की अगर बात करी जाए, सती प्रथा आपने देखी, फीमेल्स को जलना पड़ रहा है, मेल्स को नहीं जलना पड़ रहा है। फीमेल इन्फेंटिसाइड आपने देखा, मेल्स को नहीं मारा जा रहा है, मतलब पेट के अंदर जब वूम के अंदर मदर के बच्चा है तो पता लग गया कि फीमेल है, बाद में उसकी किलिंग कर दी रही, इन्फांट मतलब नवजात, पता लग गया फीमेल है, मार दिया गया। तो फीमेल के साथ एट्रोसिटी हुई, इस वजह से जो वल्नरेबल एरियाज में आप पढ़ते हो वो फीमेल को लेके पढ़ते हो। तो फीमेल अगर अपनी आइडेंटिटी फाइंड आउट करना चाहती है तो उसमें कोई गलती नहीं है। जैसे मेल्स होते हैं उनको अप्रूवल नहीं लेना पड़ता कि आज पार्टी के लिए जाना है, वो बता के जाते हैं कि हम निकल गए, ये भी नहीं बताएंगे वेन्यू क्या था। पर फीमेल को पहले तो लड़ना पड़ेगा, यार प्लीज भेज दो, ये प्लीज प्लीज वाली अप्रोच चलेगी, फिर कहीं जाके लड़ाई होएगी, फिर
मन नहीं होएगा पेरेंट्स का, पर वो भेज सा देंगे आपको, और उसमें भी इतनी सारी कॉल्स आएंगी कि आप मानोगे नहीं, वो पार्टी का लुत्फ ही उठाना आप भूल जाओगे, आपका ध्यान फोन पे ही रहेगा कि पता नहीं कब जैसे कॉल आएगी। तो मतलब ये सारे जो नॉर्म्स हैं, वो जो मेल्स को एक तरह से आपने दे दी ऑटोनॉमी की, आपको उतनी अप्रूवल की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सेफ हो बिकॉज ऑफ योर जेंडर, पर फीमेल जो है वो आप सेफ नहीं हो, तो आपके ऊपर इतने सारे नॉर्म्स लगा दिए। तो इसी वजह से ये जो सेल्फ आइडेंटिटी का एक एरा है वो इमर्ज होता है आज की जनरेशन के अंदर, कि हमें भी कुछ चीजें करनी है, हमें भी एक इंडिपेंडेंस चाहिए। पर यहाँ पे मेल्स का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। अगर फीमेल सेफ नहीं है बाहर, तो वो लड़कों की वजह से नहीं है, तो लड़कों की जो थिंकिंग है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। अब देखो, कुछ चीजें हैं वो डीपली अनरूटेड है, लड़कों के दिमाग में भी कुछ सेट ऑफ नॉर्म्स बन चुके हैं। अब उसको निकालना भी इतना ईजी नहीं है कि आप, मैंने एक दिन ये आर्टिकल पढ़ा दिया और आपके दिमाग में वो चेंज आ गया, नहीं। वहां पे जो डीपली अनरूटेड चेंजेस थे वही चीजें डोमिनेट करेंगी, आपको वही नॉर्म्स ठीक लगेंगे। ये एक दिन का आर्टिकल है, पर वो जो नॉर्म्स है वो पता नहीं कितने सालों से चलते आ रहे हैं, जितने भी साल के हो आप, जब आपको कुछ चीजें याद रहनी शुरू हुई तब से वो चलती आएंगी। हाँ, यस, ये चीजें हैं, मतलब वो वही आ गई इंट्रोजेक्शन, आपने कंडीशनिंग कर दी वहां पे चिंपांजी के लिए भी। पर बोला जाता है कि फिर जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, पहले वो भी चार पैरों पे चला करता था, मतलब जो हाथ थे उसको नीचे टच करके चलता था। जो जितने भी आपके गोरिल्ला हैं, चिंपैंजी हैं, वैसे तो ये भी बाइपेडल ही हो चुके हैं अब, जो पिछले इनके हाइंड लिम्स होते हैं उसी के ऊपर ये चलते हैं। पर जब इनको डर लगता है, बड़ी स्पीड में भागना होता है, फिर भी ये नकल्स का यूज कर लेते हैं। तो मतलब कंडीशनिंग जब आप करते हो, उसका रिएक्शन आपको अगली जनरेशन में भी देखने को मिलता है। इंट्रोजेक्शन उसी को बोला ये, कि जो बाहर की कंडीशनिंग थी उससे आपकी कुछ चीजें जो थी वो इंटरनलाइज भी होगी। देन देयर इज नर्वस सिस्टम कंडीशनिंग, कि उस टाइम पे जो पहले की ट्राइब्स हुआ करती थी भाई, वहां पे जरूरत थी, डर का होना जरूरी था, कोऑपरेशन जरूरी थी, इस वजह से की जाती थी। वास्तु, अब नहीं, इसमें एलीट लोग भी बथेरे आए हैं सॉल्ट्स के अंदर, उनसे एक्सपेक्ट, मेजोरिटी देखो, यहाँ पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी का केस है ही नहीं। मेजोरिटी माइनॉरिटी वर्ड आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। रीजन बिहाइंड, जिसके पास बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है ना, उनके केसेस सप्रेस हो जाते हैं, बहुत इजीली सप्रेस हो जाते हैं, पुलिस स्टेशन में वो लिए भी नहीं जाते, तो वो उतने हाईलाइट ही नहीं होते। सबसे ज्यादा जो हाईलाइट करवाए जाते हैं वो जो नीचे के दबके के लोग होते हैं, जो फाइनेंशियली पीछे रह गए हैं, एजुकेशन वाइज पीछे रह गए हैं, उनको ज्यादा हाईलाइट करके दिखाया जाता है। फिर ये रिप्रेजेंटेशन कर, या फिर रिलीजन को लेके ज्यादा हाईलाइट्स कर दिए जाएंगे, दूसरे सप्रेस कर दिए जाएंगे, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस है। ऑन ग्राउंड हो रहे हैं, पर हर टाइप की कम्युनिटी इन्वॉल्व है। हाँ, ये तो हम इंश्योर नहीं कर सकते, पर चलो ये एक केस हुआ जो नेगेटिव नोशन पे हमने लिया, पर कई बार कैब ड्राइवर आपकी सेफ्टी पूरी इंश्योर करते हैं कि रात का टाइम हो रखा है, आपको कोई पिक करने के लिए नहीं आया तो मैं रुक जाऊं। वो बेशक ही इंटेलेक्चुअल नहीं था, पर उसके अंदर वो मॉरल वैल्यू थी। हाँ, वो अब की जनरेशन है, जब आप पेरेंट्स बनोगे आप चेंज कर सकते हो। जो चीजें डीपली अनरूटेड है वो चेंज करना बहुत टफ है। जैसे आपसे मान लो इंटरव्यू में पूछ लिया कि कास्ट सिस्टम को आप कैसे चेंज करोगे, आप नहीं कर सकते। अगर आपने बोला वो समझ जाएगा इसने झूठ बोल दिया, इतनी डीपली अनरूटेड है, स्पेशली रूरल एरियाज में। अर्बन एरियाज में क्लास का कॉन्सेप्ट ज्यादा है, हाई क्लास मेरे पास ज्यादा पैसा है, मिड क्लास थोड़ा कम पैसा है, लो क्लास वो जो स्लम एरियाज में आगे। पर रूरल एरियाज में जाओगे वहां पे कास्ट सिस्टम डीपली अनरूटेड है। आप बोलोगे ना कि कास्ट सिस्टम नहीं है, आप ऋग्वेदा का एग्जाम्पल उठा के देखना, वो बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं था, ये गलत इंटरप्रिटेशन करी गई थी। नहीं भाई, ऋग्वेदा में ऑक्यूपेशन के बेसिस पे आपका सरनेम डिसाइड होना था। लेटर वेदा में क्या हुआ, उल्टा कर दिया गया कि जो आपको सरनेम मिल रखा है आपके फादर से वही आगे को चलता रहेगा, यानी कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही बनेगा, जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय ही बनेगा। तो जो चीजें डीपली अनरूटेड है वो एक जनरेशन उससे इंपैक्टेड है। अवेयरनेस कैंपेन्स, बड़े सारे एक्टिविस्ट आगे आने की ट्राई भी करते हैं, कईयों को सप्रेस भी करवाया जाता है, पर जो अगली जनरेशन आएगी उसमें आप ये वैल्यूज जो है फीड कर सकते हैं। अभी की जो जनरेशन है वो ट्रांजिशन में चल रही है, ये सोसाइटल नॉर्म्स वर्सेस जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, बिल्कुल ट्रांजिशन एरिया पे चली हुई है। किसी ने यहाँ पे भी हैंड रेस करा था। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल। अब वहां पे आपके हाई प्रोफाइल के लोग इन्वॉल्व थे, सेंगर का केस आपने देख लिया होगा, एमएलए, कांगड़ा वाला केस आ गया, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे।
तो हर जगह, जम्मू एंड कश्मीर का केस देखो, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे, बेल्स मिल रही हैं इजीली, लोग वेलकम कर रहे हैं उनका। तो मतलब जो हाई क्लास केसेस होते हैं उनको बहुत इजीली सप्रेस कर दिया जाता है, और पता नहीं कोर्ट्स के पास भी बहुत अच्छी स्टेटमेंट होती है कि क्यों इनको बेल दी गई है, वहां पे एक्चुअल में वो सुधार घर की तरह उनको ट्रीट करने लग जाते हैं। और जो लोअर दबके के होते हैं, जबकि जितने भी हीनियस क्राइम्स होते हैं पता होता है किसने किया है, एविडेंसेस सारे प्रूवन होते हैं, पता नहीं किस लिए वो जो पार्डनिंग पावर्स हैं वो उनको अलाउ करी जाती है। एक बार दो तुम थोड़ी सी हार्श पनिशमेंट, उसके बाद ये केसेस आने थोड़े तो रिड्यूस होंगे। आप पनिशमेंट ही नहीं दे रहे हो, उनको पता है कुछ नहीं करेगा कोई, आप मार के चले जाओ। तो ये चीजें हैं, ये डिस्पाइट हमारे सिस्टम की भी प्रॉब्लम है, और जो लोगों में इनग्रेन्ड वैल्यूज हैं उसकी भी प्रॉब्लम है। तो दोनों ही इसमें इन्वॉल्व हैं, हम ये नहीं बोल सकते अकेला कि गवर्नमेंट के ही यहाँ पे हाँ, मतलब ये नहीं बोल सकते, आप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सारा क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का भी एक एज अ पब्लिक एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन देयर इज साइकोलॉजिकल कॉस्ट, ये मैंने आपको समझा दिया। अब रिजल्ट क्या हुआ जब ऐसे इमोशनल जो कॉन्ट्रास्ट हैं वो आते हैं फीमेल की लाइफ में? तो नंबर वन, मॉडिफाइड बिहेवियर। उसने अपने इमोशन को सप्रेस करना भी बंद करा, उसने क्वेश्चन मार्क रेज करना शुरू करा। जैसे कई बार फंक्शन होता है या आपके घर पे बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं, तो देखना वहां पे सबसे एक्टिव एक ही होती है, वो होती है फीमेल। मतलब चाय भी वही सर्व कर रही है, जो स्नैक्स देने हैं वो भी वही सर्व कर रही है। मेल्स क्या बोल रहे होते हैं, मेजोरिटी एरियाज अगेन, मेल्स क्या बोल रहे होते हैं उनको कि जल्दी जल्दी लेके आओ, कि जल्दी हाथ चलाओ। फिर एक कोई नकचड़ा आ जाता है, एक रिश्तेदार, उसको कभी चीनी कम लग रही होती है, कभी स्नैक्स में नमक कम लग रहा होता है, अब उसके लिए स्पेशल अलग से बनाओ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फीमेल्स एक्चुअल में फेस करती हैं। तो इसी वजह से ये इमोशनल कॉन्ट्रास्ट आ जाता है। और अगर टोक दिया, कोई बीच में एक रूड सी लड़की आ गई, उसने बोल दिया कि खुद कर लो, इतना सही तो है, यहाँ से यहाँ तक की जाना है, उसको रूड कंसीडर कर दिया जाता है। आपकी लड़की ना बड़ी बदतमीज हो चुकी है, रूड हो गई है, संभाल लो, इसको लड़का नहीं मिलेगा। फिर से घूम फिर के जो बात है वो वहीं पे आ गई, कि कल को आगे बोलनी भी है बात तो क्या बोलेंगे कि लड़की इतनी बदतमीज है, इतनी रूड है। मतलब ये नोशन लगाने की क्या जरूरत है? उसने गलत नहीं बोला, उसने ठीक ही बोला कि उतनी उतनी सी दूर है, आप चेयर से उठोगे, आप वहां पे जा सकते हो, अपने को जो भी चीनी वगैरह चाहिए, नमक चाहिए, उठा लो वहां से, उसमें दिक्कत ही क्या है? तो ये मेल के जेंडर नॉर्म्स आ जाते हैं। आफ्टर दैट, अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर, हमेशा ही कंडीशनिंग करी। फीमेल्स को पता ही नहीं लगा कि एक्चुअल में उनको चाहिए क्या था। और ये पता चलता है आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स। 50 साल की जब फीमेल्स हो जाती हैं तो देखना वो क्रिटिसाइज ही कर रहे होते हैं ज्यादातर फैमिली मेंबर्स को, ये करना था, सप्रेस करवा दिए उस टाइम पे, हमने भी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि पहले से कंडीशनिंग चल रही थी, तो वो सोच ही नहीं पाए। 50 के बाद क्यों सोचा? क्योंकि अब बच्चों से भी फ्री हो चुके हैं, बच्चे अपने करियर में जा चुके हैं, अब फीमेल अकेली बैठी है, तब वो थिंकिंग में चीजें आ रही हैं कि कुछ नहीं किया, अब पता लगा, वो रियलाइजेशन बाद में जाके हुई। मैं सबकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, ऐसे मत देखो कि आपके साथ ऐसे हुआ होगा, मैं सभी की बात कर रही हूँ। मेजोरिटी फैमिलीज में ये चीजें होती हैं। अवेकनिंग, लिफ्टिंग द व्हील, अब पर्दा उठाने का टाइम आ चुका है। तो ये जो नेचर ऑफ अवेकनिंग है, ये ड्रामेटिक नहीं होना चाहिए, ये इंस्टेंट आएगा, इसको टाइम लगेगा, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, जैसे इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं किसी कम्युनिटी के अंदर, किसी इंडिविजुअल के अंदर, किसी एनिमल के अंदर, किसी प्लांट के अंदर। तो ये जो चेंज है ये भी एकदम से नहीं आएगा, ये आराम आराम से आ रहा है। कुछ एरियाज में आप देखोगे ये आ चुका है, कुछ एरियाज में आप देखोगे नहीं आ गया। फिर आता है सिगरेट वाला नोशन, कि सिगरेट मेल्स भी पीते हैं, फीमेल्स भी पीती हैं। पर फीमेल्स के लिए वो एक्चुअल में जो बॉडी, आप कहीं यहाँ पे भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर जो फीमेल्स की बॉडी बनी है वो एक्चुअल में ही सिगरेट के लिए नहीं बनी हुई है। वो कल को बच्चा कंसीव करेगी, कभी लिम्स नहीं डेवलप होंगे, कभी बच्चा मेंटली रिटार्ड होगा, वो प्रॉब्लम्स वो फेस करेगी ही करेगी। सेम अल्कोहल का केस आ जाता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्यों बोल दिया जाता है कि कंजप्शन अगर करते भी हो तो नहीं करना है। एक बार हुआ भी था ऐसा, एक लेडी थी, उसने फीड करा दी अपने बच्चे को, और पिछले दिन अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ था, बच्चा नहीं उठ रहा है अगले दिन। अब वो डर गई कि ये बच्चा उठा क्यों नहीं, तो वो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने आइडेंटिफाई कर लिया, यूरिन जैसे बच्चे ने किया तो पता लग गया वहां से कि अच्छा अच्छा। अब ब्लड तो क्या ही निकालना था 2-3 महीने के बच्चे का, तो यूरिन का सैंपल वहां पे लिया गया, तो उसमें देखा कि अल्कोहल आया। तो बच्चे ने तो पी नहीं होगी अल्कोहल, ऑब्वियसली उसकी मदर से पूछा गया, रात को लगाए थे पैग? उसने बोला हाँ। तो बेट नहीं लगाने अभी के लिए, अभी 6 महीने तो रुक जाओ भाई, इतना भी क्या अर्ज है? टेस्टी होता है वैसे, नहीं होता है ना, वो उस हेल्यूसिनेशन के लिए पिया जाता है। एनीवेज, तो वो बच्चे के अंदर कैसे ट्रांसफर हुआ? थ्रू मदर। सिगरेट बॉडी को डिस्ट्रॉय करती है, स्पेशली जो यूट्रस वाला पार्ट होता है। तो वहां पे फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट प्लीज ना लगाइएगा, वहां पे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, क्यों मना करी जाती है, इसमें जेंडर इक्वालिटी वाली कोई बात ही नहीं है। अब मेल्स बोलेंगे हाँ हम तो अब पी सकते हैं, नहीं पी सकते आप भी। जो मेल्स हैं उनके स्पर्म काउंट देखे गए हैं, बहुत बुरे तरह से रिड्यूस कर रहे हैं, कल को बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे। फिर से घूम फिर फीमेल्स के ऊपर क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि हाँ
नहीं नहीं, सिगरेट पीने से भी हो रहे हैं, शराब तो है ही। शराब का कल आर्टिकल आया था कि इट इज कार्सिनोजेनिक। आप दिल्ली का एक पैग लगाओगे, कार्सिनोजेनिक वो हो सकता है, मतलब जो ऑन्कोजीन्स हैं वो एक्टिव हो सकते हैं। तो मेल्स हो जाए, फीमेल हो, चाहे LGBTQIA कम्युनिटी हो, या आपके हेल्थ के ऊपर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस डालते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट इज को रियलाइजेशन, मतलब अपनी प्रेफरेंसेस, अपनी डिजायर्स अब जाके पता लगी हैं फीमेल्स को कि हमें एक्चुअल में क्या चीजें चाहिए थी। ठीक, रीयूनियन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जो चीजें मैंने आपको पीछे बताई वही सारी चीजें यहाँ पे लिखित में है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होंगे जो आपको रिलेट कर पाए होगे अपनी फैमिली या फिर अपनी सोसाइटी के साथ, ये होती हैं चीजें बिकॉज। ठीक है।